हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 21 नवंबर 2024, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को वर्ल्ड हेलो डे के रूप में मनाया जाता है। दुनिया भर में हाय हेलो को अलग अलग भाषाओं में कई अलग अलग शब्दों में कहते हैं, जैसे हेज, हुल्ला, हेलो, हेलो वगैरह वगैरह। वही दोस्तों, आज वर्ल्ड टेलीविजन डे भी है, यानी विश्व टेलीविजन दिवस। 1996 में 21 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा आज के दिन विश्व टेलीविजन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, आप में से कितने लोगों ने इस तरह की ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में सीरियल्स वगैरह देखे हैं, जैसे रामायण, शक्तिमान, जूनियर जी, जो हम बचपन में देखा करते थे। हमारे घर तो इस तरह की टीवी थी और वो दिन ही अलग थे यार। मतलब आज हम चाहे कितनी कलर्ड एलसीडी में देखते हैं, स्मार्टफोन का जमाना आ गया, आज हम आईफोन में भी जो चीजें देखते हैं ना, वो मतलब इतना सेटिस्फिकेशन नहीं मिलता है जितना ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में देखने से, एंटीना को ठीक करने से, जो मतलब एक अलग ही लेवल की संतुष्टि थी यार वो। खैर छोड़ो दोस्तों, अपनी बातें ढेर सारी कभी करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, पहली अच्छी खबर, प्रधानमंत्री आवास योजना के 8 साल पूरे हो चुके हैं और अब तक हमारे देश में 4 करोड़ से भी ज्यादा आवास का निर्माण हो चुका है इस योजना के तहत। और इस योजना के 8 साल पूरे होने के मौके पर सरकार ने एक और फैसला लिया है। पीएम आवास योजना के तहत अब हर व्यक्ति का घर का सपना साकार होगा, क्योंकि इस योजना के लिए देश के 25 राज्यों का केंद्र सरकार के साथ एक समझौता हुआ है और इस समझौते के पहले चरण में 18 से 20 लाख घरों का आवंटन हो सकता है। चलिए वहीं देखिए, राशन वितरण पर भी एक अपडेट आ रहा कि 20 करोड़ घरेलू राशन कार्ड का डिजिटलीकरण पूरा हो चुका है और सरकार का कहना है कि गरीबों को खाद्यान्न मिले, ये सुनिश्चित करने के लिए ही राशन कार्ड की ई-केवाईसी करवाई जा रही है। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 64% लोगों ने ई-केवाईसी पूरा करवा लिया है। और अगर आपने भी अपने राशन कार्ड की ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो जरूर करवा ले। अपने नजदीकी राशन की दुकान पर जाकर ही करवा सकते हैं आप, ताकि आपको राशन वितरण मिलता रहे, है ना। वैसे राशन कार्ड के फर्जीवाड़े पर भी एक बड़ी खबर आ रही है कि मोदी सरकार ने रद्द किए 6 करोड़ राशन कार्ड। अभी हमारे देश में लगभग 20 करोड़ राशन कार्ड के जरिए 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को सरकार मुफ्त राशन देती है, राइट। और अब जब राशन कार्ड का डिजिटलीकरण करवाया जा रहा है सरकार ई-केवाईसी के जरिए, तो ये वेरिफिकेशन के बाद लगभग 6 करोड़ राशन कार्ड फर्जी मिले हैं और सरकार ने इन सभी राशन कार्डों को रद्द भी कर दिया है, क्योंकि अभी तो अंगूठा फिंगरप्रिंट लगाने के बाद ही राशन वितरण करवाया जाता है ना। चलिए अगली खबर देखिए, बैटरी के दाम अगले 2 साल में 50% तक घटने के आसार हैं। फिक्की ने ईवी बैटरी और चार्जिंग सर्विस पर टैक्स को 18% से 5% करने की मांग की है और सरकार अब इस मुद्दे पर विचार भी करेगी। अगर सरकार इस मांग को मान लेती है और ये फैसला लेती है तो साल 2025-26 में आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल काफी सस्ते मिलेंगे। वैसे अभी सरकार ने एक और अच्छा फैसला भी लिया है, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स पर भी सब्सिडी योजना को फिर से शुरू कर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया। अब फिर मिलेगी पीएम ई ड्राइव स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर यानी इलेक्ट्रिक ई रिक्शा अगर खरीदते हैं कोई, तो उस पर सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाएगी और ये सब्सिडी 10,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक मिलेगी। 31 मार्च 2026 तक ये सब्सिडी योजना लागू रहेगी। तो इससे जो ऑटो रिक्शा चलाने वाले लोग बाग हैं उनको बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों पर सरकार ने सब्सिडी बहाल कर दी है। भारी उद्योग मंत्रालय की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई। अभी तक क्या कि पीएम ई ड्राइव स्कीम के तहत फाइनेंशियल ईयर 2025 का टारगेट पूरा होने से ये योजना को बंद कर दिया था, लेकिन सरकार ने अब इस योजना को फिर से जारी रखने का फैसला किया है और इस स्कीम के तहत दोपहिया वाहन, 3 व्हीलर्स, इलेक्ट्रिक बसों और हाइब्रिड एम्बुलेंस पर भी कितनी सब्सिडी मिलेगी, जिसकी जानकारी आप देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, एक तलाक केस पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ रहा। मद्रास हाई कोर्ट का भी फैसला पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तलाक केस पेंडिंग रहने तक महिला को शादी के बाद मिलने वाली सुविधाओं का भी हक है। मतलब कि जब तक पति पत्नी का तलाक हुआ नहीं है, ठीक है, तलाक की कार्यवाही जारी है, तो इस दौरान ये जो टाइम पीरियड होगा, इस दौरान पत्नी को वैवाहिक घर में मिलने वाली सारी सुविधाओं का लाभ उठाने का अधिकार है। जो पत्नी अपने ससुराल में अपने पति की सुख सुविधाओं का फायदा उठा सकती है जब तक की तलाक की कार्यवाही चल रही है। इन प्रोसेस में है तलाक, मतलब डिवोर्स हुआ नहीं है तब तक। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है ना। वही देखिए, दिव्यांग बच्चों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ई पाठ्य सामग्री तैयार करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्र सरकार से कहा कि जो हमारे देश में दिव्यांग बच्चे लड़के लड़कियां पढ़ाई करने वाले हैं, तो उन छात्रों के लिए भी ऑनलाइन ई पाठ्यक्रम जारी करें, है ना। चलिए खबर देखिए दोस्तों, G20 देशों का सालाना शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। अनिश्चितताओं की छाया में समाधान खोजने की प्रतिबद्धता ली दुनिया भर के सभी देशों ने और अभी ब्राजील में यह संपन्न हुआ। अब ब्राजील ने आधिकारिक तौर पर G20 की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका को सौंप दी है और ये एक ऐतिहासिक क्षण रहा, क्योंकि पहली बार किसी अफ्रीकी राष्ट्र को, अफ्रीकी देश को ये G20 का नेतृत्व सौंपा गया है। और G20 में भारत के लिए भी एक बड़े गर्व की बात ये निकल कर आ रही है कि हमारा भारत G20 देशों के समूह में पहला ऐसा देश बन चुका है जिसने पेरिस एग्रीमेंट के तहत दिए गए प्रतिबद्धताओं को समय से पहले पूरा किया और जीडीपी ग्रोथ के मामले में भी दुनिया भर के देशों के मुकाबले भारत आगे रहा है। इस G20 समिट में ब्राजील में पीएम मोदी ने स्थायी विकास और ऊर्जा परिवर्तन पर भी तीसरे सत्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल तकनीक और एआई मामले में भी भारतीय विशेषज्ञता को दुनिया के साथ साझा करने की पेशकश की। और इस समिट में देखिए, WHO के प्रमुख तुलसी भाई से भी पीएम मोदी ने कहा कि भारत वैश्विक स्वास्थ्य प्रयासों को भी मजबूत करेगा। और ये G20 समाप्त होने के बाद अब ब्राजील से पीएम मोदी 3 दिन की यात्रा पर गयाना पहुंच चुके हैं और जब पीएम मोदी यहाँ गुयाना पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत हुआ। उन्हें जॉर्ज टाउन की चाबी भी भेंट की गई। और दोस्तों, भारत के लिए एक और गर्व की बात तो ये है कि गुयाना और बारबाडोस, ये 2 देश भी पीएम नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित
सम्मानित करेंगे। गुयाना में पीएम मोदी ने कैरिबियाई नेताओं से मुलाकात की और भारत कैरिबियाई संबंधों को बढ़ावा देने पर भी बातचीत हुई। पीएम मोदी और गुयाना के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय बैठक की बातचीत देखिए जरा। मोदी बोले कि मैं 24 साल बाद गुयाना आया। राष्ट्रपति इरफान भारतीय समुदाय के ब्रांड एम्बेसडर भी घोषित किए गए और इस मुलाकात के बाद पीएम ने कहा कि भारत गुयाना में जन औषधि केंद्र भी स्थापित करेगा, जिससे कि गुयाना के लोगों को भी सस्ते में दवाइयां मिल पाए। कुल मिलाकर इस द्विपक्षीय बैठक में भारत और गुयाना के बीच 5 अहम समझौते हुए हैं। विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों ने एक दूसरे के सहयोग पर सहमति जताई। साथ ही भारत गुयाना ने रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, फार्मा और कृषि के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई है। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले देहरादून से एक भयंकर कार एक्सीडेंट की खबर सामने आई थी, जिसमें ओएनजीसी चौक पर एक इनोवा कार ने कंटेनर ट्रक को टक्कर मार दी थी और इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल भी हो गया था। यह हादसा तब हुआ जब कार की तेज रफ्तार की वजह से पूरी कार क्षतिग्रस्त हो गई और सर्कल ऑफिसर नीरज सेमवाल के मुताबिक मरने वालों में 3 लड़के 3 लड़कियां थी और सभी की उम्र 25 साल से कम थी। ये घटना एक रिमाइंडर है कि सड़क सुरक्षा कितनी जरूरी है और ऐसे ही कई हादसे हमें रोजाना सड़कों पर देखने को मिलते रहते हैं। जैसे अलीगढ़ में एक बस ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें एक महिला की जान चली गई और उनके पति समेत 2 लोग घायल हो गए। यह हादसा भी तब हुआ जब पति पत्नी एक और व्यक्ति अपने रिश्तेदार की अंतिम तिथि के लिए वापस आ रहे थे और रास्ते में एक प्राइवेट बस ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी और इस टक्कर में महिला की जान चली गई थी। इसी तरह से सरूरपुर से भी एक खबर आई, जहां एक बाइक पर सवार महिला समेत 3 लोगों की जान चली गई। इनकी बाइक गन्ना भर के आई एक ट्रॉली से टकरा गई थी और फिर पीछे से आई एक अज्ञात गाड़ी ने उन्हें कुचल दिया था। इस घटना के बाद उनके परिजनों ने काफी जोर हंगामा भी किया। और दोस्तों, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक साल 2021 में सड़क दुर्घटनाओं ने 1.5 लाख से भी ज्यादा लोगों की जानें ली, जबकि 2022 में यह आंकड़ा बढ़कर 1,68,491 तक पहुंच गया है। लेकिन इन आंकड़ों से हटकर सड़क हादसों को गंभीरता से लेते हुए हमें यह समझना चाहिए कि हर एक आंकड़ा एक परिवार के सदस्य को दर्शाता है। मतलब सड़क सुरक्षा को लेकर हमें हमेशा सतर्क रहने की आवश्यकता है। सोचिए, इनमें से हर एक एक्सीडेंट में जब कोई फैमिली मेंबर की मौत हो जाती है और इससे भी बदतर होता है अगर किसी अर्निंग मेंबर की जान चली जाती है, तो उनके परिवार पर क्या गुजरती होगी, फिर उनकी फैमिली का ध्यान कौन रखेगा। तो इसके लिए अगर आप भी एक अर्निंग मेंबर हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि कल को अगर आप भी ना रहें तो भी आपके परिवार को फाइनेंशियल सिक्योरिटी आप दे सकें। और उसके लिए आपको लेना है एक टर्म इंश्योरेंस। दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस से आपको 2 करोड़ रुपए तक का कवरेज मिल सकता है और यहाँ सिर्फ 600 से 700 रुपए तक मंथली प्रीमियम प्लान से टर्म इंश्योरेंस शुरू हो जाते हैं। बेस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान क्या है, ये जानने के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैंने लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप 51+ इंश्योरेंस प्लान को कंपेयर कर सकते हैं और अपने लिए बेस्ट प्लान चूज कर सकते हैं, वो भी 10% डिस्काउंट के साथ। और हाँ, यहाँ आपको 24/7 क्लेम असिस्टेंस भी मिलेगा। टर्म इंश्योरेंस प्लान के साथ ही अर्ली बर्ड बेनिफिट भी होता है। जो लोग जल्दी इंश्योरेंस लेते हैं उन्हें कम प्रीमियम देना पड़ता है उनकी एज और हेल्थ स्टेटस के हिसाब से। तो जैसे ही आप इस डिसीजन को डिले करते हैं वैसे ही आपका प्रीमियम बढ़ जाता है। तो जल्दी करिए, मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करिए और अभी ही अपना टर्म इंश्योरेंस प्लान ले लें। चलिए अगली खबर देखिए। देश भर के स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए अपडेट है। सीबीएसई ने 10वीं 12वीं का एग्जाम टाइम टेबल घोषित किया। 15 फरवरी 2025 से एग्जाम शुरू होंगे। 44 लाख से ज्यादा स्टूडेंट परीक्षा देंगे और भी पूरा शेड्यूल आप सीबीएसई के पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। वहीं एजुकेशन के कुछ और अपडेट देख लीजिए फटाफट से। एसएससी सीजीएल टीयर 2 का एग्जाम कैलेंडर भी जारी हुआ। 18 जनवरी 2025 से शुरू होगी परीक्षा। और यूजीसी नेट दिसंबर 2024 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 1 जनवरी से होगा एग्जाम। वहीं पंजाब सरकार का भी एक फैसला, स्कूलों में अब नीट और जेईई मेंस की तैयारी करवाई जाएगी। आज से पंजाब के स्कूलों में ऑनलाइन क्लासें शुरू होगी। आईआईटी कानपुर से एआई आधारित सॉफ्टवेयर भी तैयार किया पंजाब सरकार ने। चलिए अगली खबर देखिए। फिल्म द साबरमती रिपोर्ट को राजस्थान राज्य में भी टैक्स फ्री कर दिया है। मुख्यमंत्री भजन लाल बोले कि जरूर देखनी चाहिए ये फिल्म। ये फिल्म गुजरात के गोधरा कांड पर बनी हुई है। मैंने आपको बताया था अपडेट भी। 3 दिन पहले पीएम मोदी ने भी इस फिल्म की सोशल मीडिया पर तारीफ की थी। तो उसके बाद कई राज्य सरकारों ने इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है। देखिए, राजस्थान के बाद हरियाणा में भी द साबरमती रिपोर्ट फिल्म टैक्स फ्री हुई। मुख्यमंत्री सैनी ने देर रात ऐलान किया। और इससे पहले कल आपको पता होगा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी इस फिल्म को टैक्स फ्री किया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तो खुद ये फिल्म देखने गए और इस फिल्म के एक्टर एक्ट्रेस ने भी उनसे मुलाकात की। वैसे फिल्मों की बात हो रही तो एक और अपडेट बता दूं। मुफासा द लॉयन किंग का हिंदी ट्रेलर रिलीज हुआ। शाहरुख खान बने मुफासा की आवाज। आर्यन और अब्राम ने फिल्म में डबिंग भी की। 20 दिसंबर को यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ये हॉलीवुड की एक पॉपुलर एनिमेटेड फिल्म है। चलिए अगली खबर देखिए। पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी है। अब जीवन प्रमाण पत्र के लिए नहीं काटने पड़ेंगे सरकारी कार्यालयों के चक्कर, क्योंकि घर बैठे ये सुविधा मिलेगी। सरकार की तरफ से देश भर के डाक विभाग, पोस्ट ऑफिस में भी ये निर्देश जारी कर दिए हैं। ठीक है, इसके अलावा उत्तर रेलवे ने भी पेंशन भोगियों के जीवन प्रमाण पत्र की डिजिटल प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 की शुरुआत की है। और इस अभियान के तहत रेलवे स्टेशन, मुख्यालय, रेल कारखानों पर विशेष शिविर भी लगाए जा रहे हैं। चलिए खबर है दोस्तों, हमारे देश भारत और चीन दोनों
दोनों ही देशों के रक्षा मंत्रियों ने मुलाकात की। राजनाथ सिंह लाओ में मिले चीन के रक्षा मंत्री डोंग जुन से। भारत चीन के बीच विश्वास बहाली के लिए काम करने पर भी दोनों देशों के बीच सहमति बनी है। और इस मुलाकात के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षा मंत्री को हिदायत देते हुए कहा कि गलवान जैसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। वहीं मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है। Redmi A4 5G स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हुआ। शुरुआती कीमत 8,499। स्नैपड्रैगन 4S और Gen 2 चिपसेट वाला ये दुनिया का पहला फोन है। 50 मेगापिक्सल इसमें कैमरा भी मिलेगा। चलिए आपकी सेहत को लेकर कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। अभी सर्दियों का सीजन शुरू हो चुका है और वैज्ञानिकों की रिपोर्ट के मुताबिक सर्दियों के मौसम में हार्ट अटैक का खतरा 31% तक बढ़ जाता है। तो ठंड के मौसम में आप अपने दिल का जरूर ख्याल रखें। सर्दियों में हार्ट अटैक का खतरा सबसे ज्यादा किन लोगों को होता है? जिन्हें या तो पहले से कोई हार्ट संबंधित समस्या है, या जिनका ब्लड प्रेशर यानी बीपी हाई होता है, या कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा होता है, जिन लोगों का वजन ज्यादा है, या जो लोग हाईली डायबिटिक हैं, जरूरत से ज्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, ऐसे लोगों को हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। समझ रहे हो? तो मतलब हार्ट को दुरुस्त रखें आप सर्दियों में, ये सावधानियां जरूर बरतें। ज्यादा ठंड हो तो घर के अंदर ही रहें। हीटर वगैरह का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। शरीर पर गर्म कपड़े पहने और अपनी डाइट में खास करके मौसमी फल, सब्जियां और साबुत अनाज को शामिल करें। और ठंड में एक्टिव रहें। रोजाना कम से कम 30 मिनट वर्कआउट जरूर करें। व्यायाम, योगा, एक्सरसाइज करें, जिम जाएं, पैदल चलें, दौड़ें। सर्दियों में वर्कआउट बहुत जरूरी है। और क्योंकि ठंड में प्यास कम लगती है लेकिन शरीर में पानी की मात्रा कम न होने दें, डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो इसीलिए पर्याप्त पानी पीते रहें। बाकी गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, शराब वगैरह का सेवन बिल्कुल भी ना करें। और आपका वजन ना बढ़े इसलिए डाइट का पूरा ध्यान रखें। स्ट्रेस को मैनेज करें। ज्यादा किसी बात का तनाव, टेंशन ना लें, क्योंकि तनाव हार्ट के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। और पहले से अगर कोई हार्ट कंडीशन है तो हेवी वर्कआउट ना करें। आप डॉक्टर की सलाह के अनुसार एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है ना? ये कुछ प्रमुख बातें दोस्तों जिनका आपको ध्यान रखना है। और सर्दियों में एक और बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ठंड आते ही त्वचा फटने लगती है। तो इसके भी मैं आपको कुछ टिप्स बता देता हूँ फटाफट से। जैसे होठ फटते हैं, स्किन ड्राई हो जाती है, एड़ियां फटती हैं, त्वचा लाल हो जाती है ना? तो इसके लिए बहुत ही नेचुरल तरीके आपको बताता हूँ। नारियल का तेल इस्तेमाल करें, एलोवेरा जेल लगाएं, या जैतून, बादाम, सरसों का तेल, तिल का तेल भी आप यूज कर सकते हैं। बाकी सर्दियों में दही खाएं, शहद खाएं, दूध खाएं और गुलाब जल का इस्तेमाल भी आप त्वचा पर लगाने के लिए कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये तो बातें हो गई हेल्थ की। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। स्पोर्ट्स न्यूज यानी खेल समाचार पर भारत के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है। भारत ने महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप का फाइनल भी जीत लिया है। चीन को 1-0 से हराया। दीपिका का गोल डिसाइडर बना। तीसरी बार भारत ने ट्रॉफी जीती है। बिहार के राजगीर में हुई ये महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी पर भारत ने आखिरकार अपना कब्जा जमा लिया है, चीन को करारी हार देते हुए। मेनी कांग्रेट्स टू टीम इंडिया। और एक अपडेट है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी 22 नवंबर से शुरू होने जा रही है। क्रिकेट की दुनिया में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी यानी BGT। और 22 नवंबर से ही ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में ये 5 मैचों की शुरुआत हो जाएगी। आमने सामने है टेस्ट की नंबर 1 टीम ऑस्ट्रेलिया और नंबर 2 इंडिया। वहीं खबर है ICC ऑलराउंडर रैंकिंग में भी हार्दिक नंबर 1 पर पहुंचे। तिलक ने 69 स्थान की छलांग लगाई और बॉलिंग के टॉप 10 में अर्शदीप और बिश्नोई को भी जगह मिली। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए एक तो कल झारखंड, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में इलेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं और एग्जिट पोल के नतीजे भी आए। ज्यादातर एग्जिट पोल में भाजपा जीतती दिखी तो कांग्रेस ने इन एग्जिट पोल्स को नकारा। देखिए महाराष्ट्र के 11 में से 6 एग्जिट पोल में भाजपा गठबंधन की सरकार बनती दिख रही है, जबकि झारखंड के 8 में से 4 एग्जिट पोल में भाजपा को बहुमत मिलता दिख रहा है। महाराष्ट्र में कुल 288 सीटें हैं। किसी भी राजनीतिक पार्टी या गठबंधन को जीत के लिए 145 सीटें चाहिए होगी बहुमत के लिए, है ना? तो ज्यादातर एग्जिट पोल में महाराष्ट्र में भाजपा को 135 से 150 सीटें मिलती दिख रही है, जबकि कांग्रेस के खाते में भी 123 से 140 सीटें जाती दिख रही हैं। इधर झारखंड में कुल 81 सीटें हैं। बहुमत के लिए 41 सीटें चाहिए, तो भाजपा को 33 से 42 और JMM को 30 से 39 सीटें मिलती दिख रही हैं। भास्कर रिपोर्टर्स पोल के मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी को 80 से 90 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 58 से 60 सीटें और महाविकास आघाड़ी को बहुमत मिलने के आसार हैं। फेल होते दिख रहे हैं शिंदे और अजीत। खैर ये तो एग्जिट पोल्स हैं, असली नतीजे तो जब चुनाव के नतीजे आएंगे, परिणाम आएंगे तो पता चली जाएगा। 23 नवंबर को चुनावी नतीजे भी आ ही जाएंगे 2 दिन बाद। और कल जो इलेक्शन थे उसमें कुछ मतदान के अपडेट देखिए आप। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर 65% वोटिंग हुई। बीड में एक निर्दलीय कैंडिडेट की मौत भी हो गई। शरद गुट के नेता की पिटाई की गई। केश कांड पर भी बयानबाजी हुई। इधर झारखंड के भी 38 सीटों पर 68% वोटिंग हुई। JMM विधायक और भाजपा समर्थकों में धक्का मुक्की देखी गई। वहीं यूपी में उपचुनाव के दौरान भी हिंसा हुई। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी झड़प देखी गई। है ना? तो कुल 5 राज्यों की 15 विधानसभा सीटों पर कुछ इस तरह से वोटिंग समाप्त हुई। पंजाब में 4 सीटों पर 63% वोटिंग रही। और खबर है कि महाराष्ट्र चुनाव के दौरान 707 करोड़ रुपए भी जब्त हुए। सी विजिल ऐप पर 10,000 से ज्यादा शिकायतें आई। चलिए दोस्तों, रेल यात्रियों के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है। 1 लाख अतिरिक्त यात्रियों के लिए नए कोच लगभग तैयार हो चुके हैं, जो कि नवंबर के अंत तक ट्रेनों में फिट किए जाएंगे। इस महीने के अंत तक रेलवे ये एक्स्ट्रा कोच लगाएगा, जिससे कि देश भर के लाखों रेल यात्रियों को जो रोजाना ट्रेनों में सफर करते हैं उनको राहत मिलेगी, है ना? बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत पूरे उत्तर भारत में घने कोहरे की चेतावनी। ठंड
बढ़ी, दिल्ली में जानलेवा हुआ प्रदूषण। वहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत देश के 8 राज्यों में घना कोहरा छाने का भी अलर्ट है। यूपी कानपुर में विजिबिलिटी 0 हुई और कश्मीर के शोपियां में बर्फबारी के बाद तापमान -4 डिग्री तक पहुंचा। 11 राज्यों में हालांकि आज बारिश का भी अलर्ट है। ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं, जहां जहां आपको ये ब्लू डॉट दिख रहे हैं, इन राज्यों में आज बारिश का अलर्ट है। और दोस्तों कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम के हालात देखिए आप। मध्य प्रदेश में भी उत्तरी हवाओं ने ठिठुरन बढ़ाई, तापमान में 3 डिग्री तक की गिरावट देखी गई। बिहार में सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर समेत 15 जिलों में कोहरे का अलर्ट है। राजस्थान में भी प्रदूषण के कारण कई जिलों में स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई। बीकानेर, खेरथल और करौली में 300 के पार पहुंचा AQI। पंजाब के 15 जिलों में कोहरे का अलर्ट। पंजाब में भी 5 शहरों में AQI 200 के पार चल रहा है। हरियाणा के भी 13 जिलों में 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। एक जिले में तो 5वीं तक के बच्चों की भी छुट्टी घोषित की गई। और हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद में 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी की है प्रशासन की तरफ से। इधर उत्तर प्रदेश में देखिए घना कोहरा छाया, हाईवे पर 7 गाड़ियां टकराई। यूपी के 7 जिलों में अगले आदेश तक स्कूल बंद रहेंगे। ठंड और ठिठुरन बढ़ने लगी है। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि क्या रह सकती है? कुछ राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। चलिए दोस्तों मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए डिमांड की वजह से फिर से बढ़े सोना चांदी के दाम। गोल्ड 3 दिन में 1970 रुपए तक महंगा हुआ। अभी देश के अधिकांश शहरों में सोने के भाव 24 कैरेट गोल्ड का रेट 77,620 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है, जबकि चांदी के भाव में भी 500 रुपए तक का उछाल देखा गया और अभी 1 किलोग्राम चांदी की कीमतें 92,000 के लेवल तक पहुंच चुकी है वापस। चलिए कुछ मार्केट के अपडेट भी देख लीजिए आप। निवेशकों के लिए खबर है, इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स का IPO कल 22 नवंबर को ओपन होगा। 26 नवंबर तक आप इसमें निवेश कर पाएंगे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,948 का रहेगा। और देखिए नोकिया कंपनी ने भी एयरटेल के साथ मल्टी बिलियन एक्सटेंशन डील की। पार्टनरशिप के तहत नोकिया भारत के कई शहरों में अपने 4G और 5G इक्विपमेंट्स लगाएगी। चलिए दोस्तों मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। तो देखिए कुछ प्रदूषण के हालातों पर खबर आ रही है कि दिल्ली में चिंताजनक हालात चल रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली NCR के 75% परिवारों में कोई न कोई एक सदस्य बीमार है। प्रदूषण की वजह से दिल्ली के कई एरिया तो गैस चैम्बर की तरह बन चुके हैं। और अब दिल्ली में पोल्यूशन को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया। सरकार के 50% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे, मतलब घर से काम करेंगे। दिल्ली पोल्यूशन का 5वां दिन भी कुछ यूं रहा। AQI 400 के पार रहा। 79 फ्लाइट्स लेट हुई, 6 को डाइवर्ट किया गया और ये वर्क फ्रॉम होम की नई पॉलिसी भी लागू की दिल्ली सरकार ने। इधर देखिए आप उत्तर प्रदेश में भी पराली जलाने की घटनाएं बढ़ी। 2807 नए मामले सामने आए। सबसे ज्यादा महाराजगंज और अलीगढ़ में पराली जलाने के मामले देखे गए। और पंजाब में भी देखिए दोस्तों पराली जलाने के मामले 10,000 के पार हुए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का खुद का जिला टॉप नंबर पर रहा पराली जलाने के मामलों में। पंजाब के 5 शहरों का AQI बहुत खराब चल रहा, मैंने आपको बताया थे रेरा भी। तो इन्हीं प्रदूषण के हालातों के बीच दिल्ली वासियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर आ रही है। अब आपको बसों का घंटों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरकार ने कर्मचारियों की मांगे मान ली है और दिल्ली परिवहन निगम के जो संविदा कर्मी हड़ताल पर थे, तो आखिरकार अब ये अपनी हड़ताल खत्म करने जा रहे हैं। सरकार ने उनकी मांगे मानने के साथ ही नियमित करने की प्रक्रिया शुरू करने का भी आश्वासन दिया है। वहीं दोस्तों दिल्ली वासियों के लिए एक और अच्छी खबर तो ये है कि उनका बिजली बिल अब 0 होगा और कमाई का भी मौका मिलेगा। दिल्ली सरकार की तरफ से एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने दिल्ली सोलर पोर्टल नाम से ये नया ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है और इस पोर्टल के जरिए आप घर बैठे ही रूफटॉप सोलर प्लांट लगवा पाएंगे। ये इस पोर्टल का एड्रेस है solar.delhi.gov.in। इस पर जाकर आप दिल्ली सरकार की इस पॉलिसी का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। बिहार में लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। जनवरी 2025 में मिलेगा महंगाई भत्ता और एरियर भी। बिहार सरकार ने आपको पता होगा महंगाई भत्ते में भी 3% की बढ़ोतरी कर दी थी, तो ये सभी लाभ जनवरी 2025 से मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। इधर उत्तर प्रदेश में भी 1.5 लाख शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ा सकती है योगी सरकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक मामले की सुनवाई करते हुए सीएम योगी सरकार ने कर्मचारियों को यह आश्वासन भी दिया। वहीं खबर है WHO ने मंकी पॉक्स के लिए नई वैक्सीन को मंजूरी दी। महामारी से काबू पाने में कारगर साबित हो गई है LC16M8 नाम की वैक्सीन। मंकी पॉक्स के लिए आपातकालीन उपयोग के लिए इस वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। और खबर है कि 25 नवंबर को होगी दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की मतगणना भी। वहीं दोस्तों सोलर एनर्जी पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही कि साल 2050 तक सौर ऊर्जा उत्पादन लागत में 60% तक की कमी आएगी। ISA की तरफ से रिपोर्ट में दावा किया गया है। और खबर है नाबार्ड ने ऋण कटौती पर चर्चा करने के लिए देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बातचीत करने की मांग भी की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी समय मांगा है। वहीं भारत की GDP पर अनुमान आ रहा सितंबर तिमाही में 6.5% रह सकती है भारत की वृद्धि दर। घरेलू रेटिंग एजेंसी इकरा की तरफ से अनुमान जताया गया। और दोस्तों आजकल महाराष्ट्र इलेक्शन के बीच आपने बिटकॉइन घोटाले के बारे में हो सकता सुना हो। पूर्व IPS का यह आरोप है कि महाराष्ट्र चुनाव में बिटकॉइन घोटाले का पैसा काम में लिया गया। खैर अभी इस महाराष्ट्र बिटकॉइन घोटाले मामले की जांच के लिए CBI ने भी जांच शुरू कर दी है। 2 मुख्य आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है। पूर्व IPS बोले कि डीलर ने सुले पटोले का बिटकॉइन घोटाला बताया और ये महाराष्ट्र चुनाव में बिटकॉइन फंडिंग का इस्तेमाल किया गया। खैर राजनीति में बिटकॉइन से कई सवाल भी पैदा होते हैं कि क्या भारत में बिटकॉइन अवैध है, सरकार या हमारे देश में भारतीय रिजर्व बैंक RBI का इस पर क्या रुख है। तो बिटकॉइन जो कि एक तरह की क्रिप्टो करेंसी है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करती है, इतना तो आपको पता ही होगा। इस पर भारत में क्या कानूनी स्थिति है। तो अभी तक दोस्तों हमारे भारत में कोई प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है। इसका मतलब ये कि हमारे देश में क्रिप्टो पूरी तरह से वैध नहीं है। बाकी सरकार का इस पर क्या रुख है, तो सरकार इस पर नई गाइडलाइन बनाने और वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों में ट्रेडिंग होने वाली आय पर टैक्स वगैरह लगाने का प्लान भी कर रही है। वैसे अभी तो US इलेक्शन के नतीजों के बाद बिटकॉइन ने बहुत ज्यादा जंप लिया, सारे रिकॉर्ड
रिकॉर्ड तोड़ दिए, नई ऊंचाइयों पर पहुंची सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन। अभी एक बीटीसी का रेट जो है ना प्राइस वो $94,000 के भी पार पहुंच चुका है, देखिए जरा आप। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, भारत में यूट्यूब, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को भी पछाड़कर ये एक मोबाइल ऐप नंबर 1 बन चुका है। 575 मिलियन से ज्यादा इसके यूजर्स हैं और वो ऐप है फोन पे। अभी एप्पल ऐप स्टोर पर भी इसकी रेटिंग इन सोशल मीडिया ऐप से भी ज्यादा है। चलिए अगली खबर देखिए, जम्मू कश्मीर में माता पिता को भी एसएसपी ने एक चेतावनी जारी की और जम्मू में कैबिनेट मंत्री ने भी कई बड़े ऐलान किए। पहले तो देखिए, माता पिता के लिए एसएसपी ने आदेश जारी करते हुए कहा कि अगर नाबालिग वाहन चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो माता पिता को दंडित किया जाएगा और 25,000 रुपए तक का जुर्माना या 3 साल तक की जेल की सजा भी हो सकती है। इसके अलावा नए साल पर जम्मू कश्मीर वासियों को एक और बड़ा तोहफा मिलेगा। जम्मू कश्मीर सरकार का कहना है कि राशन का कोटा बढ़ाया जाएगा और जम्मू के लोगों को 12 गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे नए साल के बाद। वहीं कश्मीर से कन्याकुमारी तक भी जनवरी 2025 में चलेगी एक नई ट्रेन। रेल राज्य मंत्री की तरफ से भी ये बड़ी घोषणा की गई। चलिए अगली खबर है, दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट का छठा टेस्ट सफल हुआ। लॉन्च पैड पर उतरने में दिक्कत दिखी तो पानी पर लैंड कराया। डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद रहे इस दौरान। वहीं ऑटो इंडस्ट्री से खबर है दोस्तों, VLF टेनिस का 1500 वाट का इलेक्ट्रिक स्कूटर भारत में लॉन्च हुआ। फुल चार्ज करने पर 130 किलोमीटर की रेंज मिलेगी, कीमत 1,30,000 रुपए। और 2025 कावासाकी निंजा ZX4R भी लॉन्च हुई, कीमत इसकी लगभग 8.5-9 लाख रुपए। ये भारत की पहली मिडिल वेट 4 सिलेंडर सुपर स्पोर्ट्स बाइक है। चलिए मणिपुर राज्य में हिंसा पर खबर आ रही कि मणिपुर में मोबाइल इंटरनेट पर प्रतिबंध को 3 दिन के लिए और बढ़ाया गया। राज्य में फैले तनाव को लेकर सरकार ने यह फैसला लिया है। मणिपुर में करीब 565 दिन से हिंसा जारी है, मतलब लगभग 2 साल होने को आए हैं और अभी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग कर रहे हैं कई राजनीतिक दल। चलिए खबर है, सड़क परिवहन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचेंगे बिहार, आर्थिक परिषद सम्मेलन में भाग लेंगे ये। वहीं एक अच्छी खबर आ रही कि ऑनलाइन गेमिंग में अगले दशक में यानी आने वाले 10 सालों में 2.5 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। और खबर है कि कंटेंट क्रिएटर्स की अर्थव्यवस्था पर भी भारत का फोकस है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। गोवा के पणजी में इसका आयोजन हो रहा है। वहीं देखिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सेवानिवृत्त कर्मचारी पर नहीं कर सकते हैं अनुशासनात्मक कार्यवाही। अदालत ने कहा कि विभागीय कार्यवाही कारण बताओ नोटिस से नहीं बल्कि आरोप पत्र जारी होने के बाद शुरू होती है। एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट आ रही है, दुनिया भर में मीठे व ताजे पानी का स्तर गिरा। नासा जर्मन उपग्रहों से प्राप्त जानकारी के आधार पर यह खुलासा हुआ। और दिल्ली असेंबली इलेक्शन पर खबर आ रही कि 6 जनवरी को प्रकाशित होगी अंतिम मतदाता सूची। 28 नवंबर तक संशोधन व आपत्तियां भी दी जा सकती हैं। वहीं देखिए हिमाचल प्रदेश में इन महिलाओं को मिलेगी 4 लाख रुपए तक की मदद। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से बड़ी घोषणा की गई। उन्होंने कहा कि विधवाओं, दिव्यांग महिलाओं और एकल नारियों को उनके मकान बनाने का सपना साकार करने के लिए हिमाचल सरकार ये 4 लाख रुपए की वित्तीय सहायता राशि देगी। कैसे फायदा मिलेगा और भी डिटेल जानकारी देख सकते हैं आप इस बारे में। और खबर है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से टेलीकॉम कंपनियों को भी बड़ी राहत मिली। इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यूटी पर टैक्स क्रेडिट के इस्तेमाल को मंजूरी दी है। वहीं छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए खुशखबरी, रायपुर से मिलेगी सिंगापुर और दुबई के लिए डायरेक्ट फ्लाइट सेवा। पटना रांची के लिए भी शुरू होगी फ्लाइट सर्विस। और हमारे देश की माताओं बहनों महिलाओं को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि हर सेक्टर में महिलाएं बाजी मार रही हैं। सरकारी आंकड़ों से ये खुलासा हुआ है। केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय की रिपोर्ट में बताया गया है कि खास करके ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं का वर्क फोर्स बीते 6 सालों में बढ़ा है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है गांव की इकोनॉमी एक्टिविटी में महिलाओं का ज्यादा योगदान होता है। कामकाजी महिलाओं की भागीदारी भी हमारे देश में इंडस्ट्री में काफी बड़ी है। ये कुछ डेटा भी आप देख सकते हैं। और बीते कुछ सालों में महिलाओं की बेरोजगारी दर में भी गिरावट आई है। शिक्षा में भी महिलाओं ने अच्छे कदम उठाए हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, हीरे के नाम पर अब कस्टमर के साथ ठगी खेल नहीं हो पाएगा क्योंकि जल्द ही सोने की तरह हॉलमार्किंग सर्टिफिकेट मिलेगा हीरे को भी। जैसे सोने की शुद्धता के लिए सरकार ने ये नियम लागू किया था ना, वैसे ही हीरे के लिए भी अब CCPA के मुख्य आयुक्त का कहना कि इस तरह के नई गाइडलाइन लागू की जाएगी जल्द ही। चलिए टेक न्यूज से एक और अच्छी खबर आ रही है। गूगल मैप्स अब आपको बताएगा आपके आसपास गली चौराहों की हवा सांस लेने लायक है या नहीं। गूगल मैप्स में अब आप हवा का AQI चेक कर पाएंगे। ये नया फीचर भी भारत में रोल आउट किया है गूगल मैप ने। खबर है, भारत के थल सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी आज से 5 दिवसीय नेपाल दौरे पर जा रहे हैं। वहीं देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को त्वरित और सुलभ न्याय उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्राथमिकता है। और एक रिपोर्ट देखिए, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 1,76,00,000 से भी ज्यादा स्कूली छात्रों ने प्रोजेक्ट वीर गाथा के चौथे चरण में भाग लिया। और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आज से 2 दिन तेलंगाना दौरे की यात्रा पर जा रही हैं। वहीं खबर है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक के लिए लाओस की 3 दिवसीय यात्रा पर भी रवाना हुए। और आज नई दिल्ली में उत्कल केसरी हरे कृष्ण मेहताब की 125वें जयंती समारोह का उद्घाटन भी किया जाएगा। और सरकार का कहना कि पिछले 3 वर्ष के दौरान 44 केंद्रीय मंत्रालय और सभी राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्र भी PM गति शक्ति में शामिल हुए हैं। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारतीय परिवार अभी भी शेयर बाजार पर भरोसा कम करते हैं जबकि प्रॉपर्टी और गोल्ड में ज्यादा पैसा लगाते हैं। मतलब इस तरह के फील्ड्स में इन्वेस्टमेंट करना सिक्योर इन्वेस्टमेंट समझते हैं अभी भारतीय, है ना। वहीं देखिए कुछ करंट अफेयर्स के अपडेट। शांति कार्यकर्ताओं बेरेन बोइम और अववाद को दिया गया इंदिरा गांधी पुरस्कार। वर्ष 2023 के शांति कार्यों के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया। और खबर है, भारत की माइक्रोबियल क्षमता को उजागर करने के लिए वन डे वन जीनोम पहल का अनावरण भी किया गया। जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा ये नई पहल शुरू की गई है। चलिए अगली खबर देखिए, शिक्षा मंत्री ने ऐलान किया, कहा अब फर्श पर बैठकर पढ़ाई
नहीं करेंगे बच्चे, सरकारी स्कूलों की काया पलट की जाएगी। राजस्थान सरकार की तरफ से नया प्लान बनाया गया, स्कूलों में बच्चों के लिए मेज टेबल वगैरह का डेवलपमेंट किया जाएगा। वहीं खबर देखिए, लागू हो गए हैं F&O ट्रेडिंग के नए नियम, अब मुश्किल होगा कॉल पुट ऑप्शन खरीदना। सेबी की तरफ से हाल ही में इन नियमों में बदलाव किया, जिसके तहत एक तो कॉन्ट्रैक्ट साइज में बढ़ोतरी हुई है, एक्सट्रीम लॉस मार्जिन, अप फ्रंट कलेक्शन ऑफ प्रीमियम समेत ये कई सारे नियमों में बदलाव किया गया है। वहीं खबर है दोस्तों, कर्नाटक के बाद अब दिल्ली में एंट्री करेगा नंदिनी मिल्क ब्रांड, अमूल और मदर डेयरी से इसका मुकाबला होगा। और बॉलीवुड से एक खबर देखिए, अब नहीं नजर आएंगी प्रीता, 8 साल और 2036 एपिसोड बनाने के बाद बंद होने जा रहा एकता कपूर का ये कुंडली भाग्य शो, कुमकुम भाग्य को सफलता मिलने के बाद अब ये सीरीज बंद होने जा रही है। वहीं देखिए, हरियाणा में अब गाड़ियों में रिफ्लेक्टर लगाना हुआ जरूरी, हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज की तरफ से रोड एक्सीडेंट की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए बड़ा आदेश जारी किया है। और खबर है दोस्तों, उत्तराखंड में पुलिस कर्मी अब व्हाट्सएप पर भी कर सकेंगे अपनी शिकायतें, मांग सकेंगे छुट्टी, क्योंकि यूके पुलिस विभाग की तरफ से एक नया हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, देख सकते हैं आप। और भारतीय छात्र जो बाहर पढ़ते हैं उनके लिए एक बड़ी खबर आ रही है, कनाडा की ट्रूडो सरकार ने स्टडी वीजा के नियम में बदलाव किए हैं। अब कनाडा पहुंचकर कॉलेज में बदलाव नहीं कर सकेंगे छात्र, 30 दिनों में देश भी छोड़ना होगा। कर्नाटक सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के स्टडी वीजा को लेकर ये कुछ सख्त पाबंदियां लागू की हैं। हालांकि भारत में यूएस स्टूडेंट वीजा के लिए भी हजारों अपॉइंटमेंट्स की घोषणा हुई है, नवंबर दिसंबर में इंटरव्यू होंगे। तो अमेरिका में भारतीय छात्रों के लिए बड़ी खबर आई है, देख सकते हैं आप इसके बारे में डिटेल में। वही खबर है, मध्य प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में भी अब प्राइवेट डॉक्टर इलाज कर सकेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सरकार की तरफ से डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए ये एक नया फॉर्मूला निकाला है। भोपाल समेत सभी शहरों में इस नई पहल की शुरुआत की जाएगी। मध्य प्रदेश में अभी 2374 डॉक्टरों के पद खाली पड़े हैं। और खबर देखिए दोस्तों, फुटबॉल इतिहास के सुनहरे पन्नों पर लिखा जाएगा भारत के इस राज्य का नाम, मेसी की टीम मेजबानी करने जा रही है। दरअसल केरल राज्य में अगले साल फीफा वर्ल्ड कप विजेता अर्जेंटीना फुटबॉल टीम की मेजबानी करने वाला खुद केरल के मुख्यमंत्री की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है। वहीं खबर है, जरूरतमंदों को ही मिलेगी बीपीएल में जगह, अपात्र लोगों को दिखाया जाएगा बाहर का रास्ता। सरकार का प्लान है, नए साल 2025 के शुरुआती महीने जनवरी में ही ग्राम पंचायतों की 2024-25 की बीपीएल सूची की समीक्षा की जाएगी। ऐसे लोग जो मतलब बीपीएल के पात्र नहीं है और बीपीएल राशन कार्डों का अगर लाभ ले रहे हैं तो उनको इस लिस्ट से बाहर किया जाएगा, है ना। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान में सरकारी स्कूल के 12,000 टीचर्स का प्रमोशन होगा, सब्जेक्ट टीचर्स मिलेंगे, प्रिंसिपल और लेक्चरर की कमी दूर होगी। मध्य प्रदेश में सरकार ने बजट 2025 पर सुझाव मांगे, 15 जनवरी तक बता सकेंगे कहां क्या बदलाव होना चाहिए। एमपी माई गवर्नमेंट पोर्टल के जरिए आप सुझाव दे सकते हैं। मध्य प्रदेश उज्जैन में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन करेंगे, 592 करोड़ की लागत से बनेगी मेडिसिटी। वहीं देखिए, दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, बोले कि नक्सलवाद की स्थिति पर चर्चा हुई, 11 महीने में 200 नक्सली मारे, 700 ने किया सरेंडर। और देखिए, छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी बनेगा टूरिज्म कॉरिडोर, 7 जिलों के यूथ को सरकारी नौकरी भी मिलेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 9 सीटों पर वोटिंग के बीच अयोध्या पहुंचे, बोले 500 साल में जो नहीं हुआ 2 साल में हो गया, क्योंकि केंद्र और यूपी में भाजपा की सरकार है। और खबर है, उत्तर प्रदेश के हर जिले के अंतर्गत एक गांव सोलर मॉडल बनेगा और योगी सरकार 1-1 करोड़ रुपए की सहायता राशि भी देगी उन गांवों के लिए। वहीं देखिए, ब्रिटेन का बदला क्राउन बेच, वाराणसी के कारीगरों की जिम्मेदारी है, क्योंकि यहाँ तैयार हो रहे हैं दुनिया के 20 देशों की सेना और आर्मी स्कूलों के बेज भी। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश प्रयागराज महाकुंभ के पहले मिल सकती है इंदौर प्रयागराज फ्लाइट की सेवा भी, 15 दिसंबर के बाद शुरू होने की संभावना। वैसे कुंभ से पहले भगवा रंग में रंगी जाएगी 7000 बसें, नई और आधुनिक सुविधाएं भी मिलेगी। वहीं महाकुंभ में रेलवे स्टेशनों पर भी बनेंगे होल्डिंग एरिया, दिल्ली के छठ पूजा मॉडल को भी महाकुंभ में लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अयोध्या से पर्यटन महाअभियान 2024 का शुभारंभ किया, बोले कि 2023 में 48 करोड़ से ज्यादा पर्यटक आए, यानी यूपी की आबादी से भी दुगुना ज्यादा। और योगी सरकार ने इस पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कॉन्टेस्ट भी निकाला है, यूपी के पर्यटन स्थलों को दीजिए वोट, अपलोड करें सेल्फी और आपको पुरस्कार भी मिलेगा इस महाअभियान के तहत, है ना। आपको सेल्फी लेकर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए, मतलब गूगल फॉर्म के जरिए सबमिट करना है। और देखिए, उत्तर प्रदेश के संभल की शाही मस्जिद पर हिंदुओं का दावा, सिविल कोर्ट में याचिका लगाई, 2.5 घंटे में फैसला सुनाया, 4 घंटे में सर्वे भी पूरा हुआ। अब मस्जिद का सर्वे होगा, वीडियो फोटोग्राफी करवाकर 7 दिन में रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया कोर्ट ने। वहीं देखिए दोस्तों, हरियाणा के युवाओं से संवाद यानी बातचीत करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी, भारत मंडपम में होगा 2 दिवसीय कार्यक्रम। पीएम मोदी अगले महीने आएंगे हरियाणा, प्रशासन ने ग्राउंड भी फाइनल किया, 35,000 कुर्सियां लाई जाएगी। 9 दिसंबर को हरियाणा के पानीपत का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री। वहीं दोस्तों, हरियाणा में पुलिस विभाग में भी बड़ा फेरबदल हुआ, 5 आईपीएस और 3 एचपीएस अधिकारियों का तबादला किया। चलिए खबर है, हिमाचल हाईकोर्ट का सीपीएस केस में एक और फैसला, मुख्य संसदीय सचिव की नियुक्ति के एक्ट को निरस्त किया, 2016 की याचिका पर भी आई जजमेंट। वहीं खबर है कि गुजरात में भी टैक्स फ्री हो सकती है फिल्म द साबरमती रिपोर्ट, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आज मूवी देखेंगे। चलिए अब अपन कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा में ग्रेजुएट्स की 592 वैकेंसी निकली, यूजीसी नेट के आवेदन शुरू हुए, एग्जाम 1 जनवरी से होंगे। मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा में जो ये वैकेंसी पहले ही निकली हुई थी, इसकी तारीख बढ़ चुकी है, अब आप 29 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और वहीं राजस्थान में जो सफाई कर्मचारी की भर्ती थी, उसकी भी आवेदन की तारीख को सरकार ने दूसरी बार बढ़ा दिया, अच्छे खासे पद है इसमें 23,820, इन पदों के लिए 27 नवंबर तक अप्लाई कर पाएंगे। और वहीं राजस्थान में कृषि अधिकारी की भर्ती के लिए भी 50% पदों की संख्या बढ़ाई गई, 29 नवंबर से इसमें भी आवेदन फिर होगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए, आप नवोदय विद्यालय में कक्षा 9वीं 11वीं
एडमिशन के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी, 26 नवंबर तक मौका है। हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा, प्राइवेट स्कूलों में आरटीई के दावे फेल पाए गए। 2700 स्कूलों में मात्र 450 गरीब बच्चों के पंजीकरण हुए आरटीई में। मुफ्त शिक्षा का फायदा ही नहीं उठा पा रहे हैं बच्चे। इधर बिहार में देखिए अब सरकारी टीचर्स की कमी नहीं होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1,14,138 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी बांटे। ठीक है, और एजुकेशन के बाद चलिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देख लेते हैं। देखिए विश्व बैंक की शाखा IDA की मदद के लिए $4 अरब देगा अमेरिका। जो बाइडेन ने ट्विटर पर बात की जानकारी दी। और इजराइल हमास जंग के बीच नेतन्याहू गाजा पहुंचे, सैन्य ठिकानों का दौरा किया, कहा इजरायली बंधकों को खोज कर रहेंगे। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो के लिए मैथ्यू विटेकर को बनाया अमेरिका का राजदूत। ये पहले भी रह चुके हैं कार्यवाहक अटॉर्नी जनरल। खबर है फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे ने युद्ध का अलर्ट जारी किया। नागरिकों से कहा कि रूसी हमले से बचने की तैयारी करें। 4 देशों ने यूक्रेन में अपनी एम्बेसी भी बंद की। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की परमाणु चेतावनी भी बेअसर दिखी। अमेरिकी मिसाइल के बाद अब यूक्रेन ने दागी ब्रिटेन की स्टार्म शैडो मिसाइल भी। चलिए दोस्तों, अब अपन अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए कर्क राशि वाले लोगों को धन लाभ होने की योग है। तुला और मकर राशि वालों को किस्मत का साथ मिल सकता है। वहीं कर्क राशि के लोग अपनी गलतियां सुधारेंगे और कन्या राशि के लोग पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़े तो लाभ मिलेगा। और हाँ दोस्तों, आज आपसे कोई डीएलएस माइंड कुछ क्वेश्चन नहीं पूछने वाला हूँ, बल्कि आज आपको लिखना है कि महाराष्ट्र और झारखंड में किसकी सरकार बन सकती है, मतलब किसके गठबंधन की, बीजेपी या कांग्रेस। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और दोस्तों, जैसे कि हमने बताया टर्म इंश्योरेंस हर अर्निंग मेंबर के लिए जरूरी है, तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें और टर्म इंश्योरेंस लेकर अपने परिवार को सिक्योर करें।